हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिटरीज बाय हुरार मलिक। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है मेडिकल बिलिंग में। आज हमने तीन चीज़ें डिस्कस करनी है: टाइप्स ऑफ मेडिकल बिलिंग, सब टाइप्स ऑफ मेडिकल बिलिंग और डिपार्टमेंट्स ऑफ मेडिकल बिलिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। हर बंदे का तरीका पढ़ाने का डिफरेंट हो सकता है। ये ऐसा कोर्स है जिसमें हर बंदे की अपनी स्लाइड्स हैं, हर बंदे के अपने नोट्स हैं, हर बंदे की अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें हर बंदे की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, डिफरेंट ट्रिक्स हो सकती हैं, डिफरेंट मेथड्स हो सकती हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही चीज़ें हैं जो आगे आपके काम आएंगी। ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, ना इसमें कुछ कम है। तो आपने सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट नोट करनी है। इसके अलावा कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए आपको, कोई चीज़ इससे कम भी नहीं चाहिए। आपने ये नहीं समझना कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है मैं इसको छोड़ दूँ, या आपने ये चीज़ नहीं समझनी कि इसमें ये चीज़ कम है मैं इसमें ऐड कर लूँ। आपको हर चीज़ परफेक्ट, जितनी आपको अमाउंट चाहिए उस अमाउंट में आपको मिल रही है। तो हम सिंपली बात करते हैं टाइप्स की। मेडिकल बिलिंग की जो मेजर टाइप्स हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं, वो तीन है। एक है ओपन मेडिकल बिलिंग सिस्टम, दूसरा है क्लोज मेडिकल बिलिंग सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड मेडिकल बिलिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज्ड मेडिकल बिलिंग सिस्टम। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये सिस्टम क्लोज्ड है, मतलब कि इसका जो भी डाटा है वो किसी एक एंटिटी के पास है। फॉर एग्जांपल, आपका जो सारा डाटा है, पेशेंट का सारा डाटा है, वो सिर्फ एक फिजिशियन के पास हो सकता है, सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास हो सकता है। वो फिजिशियन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वो क्लिनिक हो सकती है, वो हॉस्पिटल हो सकता है। सिर्फ उसके पास होगा, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं होगा, किसी पेशेंट के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। सारा डाटा क्लोज्ड होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं EMR, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। तो इसके बाद हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है ओपन मेडिकल बिलिंग सिस्टम। ये भी नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें जो डाटा है वो ओपन है। इसमें जितना भी डाटा होता है वो कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। वो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी कर सकता है, वो आपका पेशेंट भी कर सकता है, वो आपका थर्ड पार्टी यानी कि मेडिकल बिलर कोडर वो भी कर सकता है। ये सिस्टम ओपन पड़ा होता है, हर बंदे के एक्सेस में होता है। जिसको जो चीज़ चाहिए वो खुद उठा सकता है, यानी कि टोटल ओपन है, इस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, हर बंदे का एक्सेस इस पर है। तो इसको हम कहते हैं EHR, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। वो जो था वो था EMR, ये है EHR। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। वो डिफरेंट टाइप थी EMR, ये डिफरेंट टाइप। इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है आइसोलेटेड मेडिकल बिलिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये किसी एक एंटिटी के पास नहीं है, ये हर बंदे का अपना पर्सनल होता है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट ने अपना खुद का रिकॉर्ड बना रखा है, जो थर्ड पार्टी है उसने अपना खुद का रिकॉर्ड बना रखा है, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अपना सेपरेट डाटा इकट्ठा किया हुआ है। हर बंदे का पर्सनल अपना अपना डाटा है। जैसे कि नाम से जाहिर हो, आइसोलेटेड यानी कि अलग-अलग, हर बंदे का अपना डाटा है उसके पास है। तो इसको हम कहते हैं पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि PHR। ये तीन टाइप्स जो थी ना, मेजर टाइप थी: क्लोज मेडिकल बिलिंग सिस्टम, ओपन मेडिकल बिलिंग सिस्टम और आइसोलेटेड मेडिकल बिलिंग सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं सब टाइप्स ऑफ मेडिकल बिलिंग। सब टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। कोई कहता है कि 6 हैं, कोई कहता है 7 हैं, कोई कहता है 8 है। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि अननेसेसरी है मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल मेडिकल बिलिंग, उसके बाद आती है इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बिलिंग, उसके बाद आती है वर्कर कंपनसेशन मेडिकल बिलिंग, उसके बाद आती है नो फॉल्ट मेडिकल बिलिंग, उसके बाद आती है आपके पास एनेस्थीसिया मेडिकल बिलिंग, उसके बाद एंड पे आती है डेंटल मेडिकल बिलिंग। अब ये सारी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या हम चीज़ें करती हैं। मेरे हिसाब से यही टाइप्स हैं, बाकी जितनी भी टाइप्स हैं वो अननेसेसरी हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, तो इस वजह से मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपनी फर्स्ट सब टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास है प्रोफेशनल बिलिंग। प्रोफेशनल बिलिंग में क्या होता है, कोई एक बंदा होता है, वो फिजिशियन भी हो सकता है, वो मेडिकल बिलर भी हो सकता है। ठीक है, वो प्रोफेशनल जो बंदा बैठा होता है कोई एक, वो प्रोफेशनल बिलिंग कर रहा होता है। वो किसी इदारे के नीचे नहीं बैठा होता। वो रिमोट मेडिकल बिलर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो ऐसा बंदा भी हो सकता है कि फिजिशियन के साथ अकेला बैठा हो, किसी इंस्टीट्यूशन के नीचे नहीं है, किसी इदारे के नीचे नहीं है, किसी हॉस्पिटल के नीचे नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला प्रोफेशनल बंदा है
तो उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल बिलिंग कर रहे हैं। प्रोफेशनल बिलिंग में क्या होता है कि आप जो क्लेम्स सबमिट करते हो उसमें आपने फॉर्म जो फिल करना होता है वो होता है CMS 1500। ये जो फॉर्म होता है ये आपने सबमिट करना होता है प्रोफेशनल बिलिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी सब टाइप की जो है इंस्टीट्यूशनल बिलिंग। इंस्टीट्यूशनल बिलिंग में क्या होता है कि इदारा होता है, आप उस इदारे के अंदर काम कर रहे हो या जो भी बिल्डर है वो इदारे के अंदर काम कर रहा है, इदारे के अंदर बैठ के अपनी सर्विसेज दे रहा है। इदारा मतलब क्या, क्लिनिक हो गई, हॉस्पिटल हो गई, कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम यूनिट हो गया, उसके अंदर बैठ के अगर वो काम कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशनल है, वो प्रोफेशनल नहीं है क्योंकि वो किसी के नीचे काम कर रहा है। अब जो प्रोफेशनल है ना उसको सर्टिफिकेट ज़रूरत है। उसको कहाँ से सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ती है, उसको ज़रूरत पड़ती है AAPC से। AAPC हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या चीज़ है। अगर प्रोफेशनल है, अकेला बैठा है, उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो कोडिंग भी कर रहा है, वो बिलिंग भी कर रहा है। जबकि अगर आप इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो इदारा है, आपकी जो क्लिनिक है, आपका जो हॉस्पिटल है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा चुके होते हैं, आप सिर्फ वहाँ पे काम कर रहे हो। इंस्टीट्यूशनल बिलिंग में आपको किसी भी कोई भी सर्टिफिकेशन की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे ऐसे काम कर सकते हो इंस्टीट्यूशनल बिलिंग के अंदर। अब इंस्टीट्यूशनल बिलिंग के अंदर जो हम क्लेम सबमिट करते हैं उसमें जो फॉर्म होता है वो होता है UB09। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था CMS 1500 और यहाँ पे है UB09। इन दोनों में डिफरेंस ये है। अब ये सारी चीज़ें कि ये फॉर्म क्या होता है, CMS 1500 क्या है, UB09 क्या है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ टाइप पे फोकस करें, इसको सरसरी से आपने लिख लें अपने नोट्स के ऊपर, मज़ीद डिटेल में ना जाएँ। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो हमारे पास तीसरी जो सब टाइप है वो हमारे पास है वर्कर कंपनसेशन। अब वर्कर कंपनसेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी सैलरी के साथ वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रही है। कि फॉर एग्जांपल आप कल को बीमार हो जाते हो, कुछ भी मसला हो जाता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, तो उसके जितने भी चार्जेस होंगे वो आपकी कंपनी देगी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आप एम्प्लॉय हो। तो बेसिकली क्या होता है, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, एम्प्लॉय हो जिस भी कंपनी के, वो अपने सारे वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस देती है। अब इसी चीज़ को वर्कर कंपनसेशन बिलिंग कहते हैं। अगर कोई वर्कर किसी कंपनी में जॉब करते हुए बीमार हो गया और उसकी सारी जो अखराजात थे, एक्सपेंडिचर्स थे, वो सारे कौन दे रहा है, वो कंपनी दे रही है, तो उसको हम वर्कर कंपनसेशन बिलिंग में काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सब टाइप आती है वो आती है नो फॉल्ट बिलिंग। नो फॉल्ट बिलिंग के अंदर क्या होता है कि एमरजेंसी केसेस, एक्सीडेंटल केसेस, जिनका ना आपको आइडिया होता है ना आपकी कंपनी को होता है, किसी को भी नहीं आइडिया होता कि ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इंश्योरेंस के अंदर आपकी जो पॉलिसी होती है उसके अंदर वाज़ह लिखा होता है कि अगर कोई एक्सीडेंटल एमरजेंसी इस तरह कोई चीज़ें आ गई तो वो भी कौन देगा, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। वो आपकी पॉलिसी होती है, जब आप साइन करते हो, अग्रीमेंट करते हो, पॉलिसी में लिखा होता है कि वो नो फॉल्ट जो बिलिंग है वो भी सारी वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, उसके सारे खर्चे वो देगी। तो ये एक्सीडेंटल जो सीन बनता है वो सारे को हम नो फॉल्ट बिलिंग में डाल देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनेस्थीसिया सब टाइप की। एनेस्थीसिया बिलिंग में क्या होता है कि एनेस्थीसिया आप सबको पता है कि जब आप ऑपरेट करने लगते हो, जब सर्जरी करने लगते हो, तो बंदे को बेहोश किया जाता है। जब उस बंदे को बेहोश किया जाता है और वो कॉन्शियस नहीं होता, इसका जो सारा प्रोसेस होता है उसमें जितने भी खर्चे होते हैं वो भी इंश्योरेंस देती है, और इसका क्लेम जो हम सबमिट करवाते हैं और अप्रूव करवाते हैं ये सारा एनेस्थीसिया बिलिंग में आता है। सेम उसी तरह एनेस्थीसिया की तरह नेक्स्ट जो हमारे पास सब टाइप है वो डेंटल बिलिंग। अब डेंटल बिलिंग के अंदर क्या है कि जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हो, अपने दांतों का इलाज करवाते हो, कोई दांत निकलवाते हो, लगवाते हो, या कुछ भी आप ट्रीटमेंट करवाते हो, वो सारा एक नॉर्मल बिलिंग के अंदर नहीं आता। वो किसके अंदर आता है, वो आता है आपका डेंटल बिलिंग के अंदर। तो ये थी हमारे पास सब टाइप्स। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, मैंने दो चीज़ें यहाँ पे कही, एनेस्थीसिया भी कहा और डेंटल बिलिंग भी कहा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि आपका कोई मसला हुआ, आप किसी भी डॉक्टर के पास गए, किसी क्लिनिक पे चले गए, किसी हॉस्पिटल में वहाँ पर फिजिशियन बैठा था, वहाँ पे डॉक्टर बैठा था, आपने उसे चेकअप करा लिया, वो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल का मसला है, ठीक है, आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है, तो आपको कहेगा भाई आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो स्पेशलिस्ट की फ़ीस नहीं देती होती, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि भाई उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ये हमारी पॉलिसी में नहीं आता।
लेकिन उसका भी तरीका है। आप वो भी पेशेंट को अप्रूव करवा के दे सकते हो। आप क्या कहते हो कि भाई जिस प्राइमरी हेल्थ केयर ने आपको रेफर किया है किसी स्पेशलिस्ट की तरफ, उससे आप लिखवा लो। क्या चीज़ लिखवा लो? रेफर नंबर लिखवा लो। कि उसने आपको रेफर किया है, उससे कहो भाई रेफर नंबर होता है, आप वो रेफर नंबर हमें दे दो। जब वो स्पेशलिस्ट के पास जाएगा वही रेफर नंबर आगे दिखाएगा और वो स्पेशलिस्ट वही रेफर नंबर हमें सेंड करेगा। हम उसी रेफर नंबर को उठा के इंश्योरेंस कंपनी को देंगे और इस बंदे को उसकी इंश्योरेंस अप्रूव करा के देंगे। अगर तो वो पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केयर पे गया ही नहीं है और डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास आया है, या वो प्राइमरी हेल्थ केयर के पास गया है और उससे उसने नोटिस नहीं लिया, उससे लिखवाया नहीं है, उससे रेफर नंबर नहीं लिया, तो इन दोनों सूरतों में क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो स्पेशलिस्ट की जितनी भी फीस होगी, जितना भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट होगी, वो पे नहीं करेगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर आप स्पेशलिस्ट की तरफ जा रहे हो, जैसे डेंटल हो गया, एनेस्थीसिया वाला हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, हड्डियों के डॉक्टर हो गया, कोई भी, तो आपको रेफर नंबर लाजमी लगेगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं एक मेडिकल बिलिंग सिस्टम के अंदर। अब ये हर कंपनी का ना डिफरेंट होता है कि वो 4 डिपार्टमेंट भी बना सकती है, 6 भी बना सकती है, 8 भी बना सकती है, 10 भी बना सकती है। डिपेंड करता है उनके पास कितना काम है, उसके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं। क्योंकि फिक्स नहीं है कि हमने 6 बनाने हैं, हमने 8 बनाने हैं, हमने 7 बनाने हैं, कोई फिक्स नहीं है। डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा सेटअप है, आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास जो प्रोवाइडर्स हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिपार्टमेंट की। उसके बाद आता है हमारे पास क्लेम जनरेशन, उसके बाद आता है क्लेम स्टेटस, फिर आता है डिनायल फिक्सेशन, उसके बाद आता है रीसबमिशन, उसके बाद जो आपके पास डिपार्टमेंट आता है वो आता है फॉलोअप, और एंड पे जो आपके पास आता है वो आता है पेमेंट पोस्टिंग। अब ये सारे डिपार्ट्स मिल के जो काम करते हैं वो करते हैं मेडिकल बिलिंग का। ये सारे डिपार्ट्स आपस में मिलेंगे और एक काम होगा, वो होगा मेडिकल बिलिंग। ये सारे डिपार्टमेंट्स हम बारी बारी देखेंगे, जो कि स्टेप्स की सूरत में हम देखेंगे। ये जितने मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए हैं ये स्टेप्स भी हैं, क्योंकि इन स्टेप्स से गुजर कर ही हमारा मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, दिल छोटा नहीं करना, हर चीज़ हम देखेंगे, साथ में हम केस स्टडीज़ भी देखेंगे। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ आपको बताई जा रहा हूँ, सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ। हम साथ में केस स्टडीज़ भी देखेंगे, सॉफ्टवेयर्स भी देखेंगे जो यूज़ होते हैं, फॉर्म्स भी देखेंगे, डेमोग्राफिक्स भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखें, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। बस साथ साथ चलते रहे, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को तैयार करते जाए। ये ना हो कि मैं आगे पढ़ाता जाऊँ और आप पीछे भूलते जाओ। जो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ दोबारा उसको रिवाइज करो, लिखो रिवाइज करो, लिखो रिवाइज करो। ये चीज़ आपने कर, बाकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। मैं हर चीज़ इन डेप्थ जाके आपको समझाऊँ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टर्मिनोलॉजीज़, क्योंकि आगे हमने जो स्टेप्स पढ़ने हैं ना वहाँ पे सारी टर्म्स यूज़ होनी है। ठीक है, हम कोई भी अगर डेमोग्राफिक देखेंगे, कोई केस स्टडी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे ना, वहाँ पे सारी टर्म्स यूज़ होगी। अब उन केस स्टडीज़ को लेके मैं आपको ये बताता अच्छा नहीं लगूंगा कि भाई ये क्या टर्म यूज़ हो रही है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम सारी टर्म्स को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, पूरी टर्म्स को डिटेल में देखेंगे, उनको समझेंगे। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना, तो उसमें हम टर्म्स को इन डिटेल इन डेप्थ देखेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके जाएं, क्योंकि मैं जैसे लेक्चर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका टाइम बचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।